स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, दुनिया भर के कानूनी इतिहास में कुछ मुकदमे ऐसे होते हैं जो कानून की व्याख्याओं को पूरी तरह से बदल देते हैं, लेकिन कुछ मुकदमे ऐसे भी होते हैं जो पूरे देश के भविष्य को प्रभावित करते हैं। रिट याचिका सिविल 13029 ईयर 1985, यह महज सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में दर्ज एक केस नहीं था, यह भारत के पर्यावरणीय न्याय शास्त्र का एक जीवंत संविधान था। हम सब इस केस को जानते हैं, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। आज इस एक युग का अंत हो गया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की बेंच ने इस 40 साल पुराने मुकदमे को औपचारिक रूप से क्लोजर दे दिया है, बंद कर दिया है। लेकिन रुकिए, वास्तव में यह एक तरीके से पीछे हटना नहीं है, बल्कि यह स्ट्रेटेजिक पाइवट है, क्योंकि अदालत ने इसके साथ ही इसके लिए एक नया सुओ मोटो केस शुरू किया है, जिसका उद्देश्य है दिल्ली NCR के वायु प्रदूषण की निगरानी जारी रखना। तो सवाल यह उठता है कि क्या जब दिल्ली हमारी आज भी दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में एक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस सबसे लंबे पर्यावरणीय केस को बंद क्यों किया? क्या न्यायपालिका थक गई है या उसने अपनी रणनीति बदल दी है? तो आज के इस वीडियो में हम विश्लेषण करेंगे उस कानूनी क्रांति का जिसने भारत के पर्यावरणीय कानून को एक नई दशा और एक नई दिशा प्रदान की, उस व्यक्ति का भी जिसने इस राष्ट्र को बचाने के लिए इसी राष्ट्र के विरुद्ध मुकदमा किया, और उस सुओ मोटो संक्रमण के बारे में जो कि मुख्य न्यायाधीश की बेंच के द्वारा अब प्रारंभ किया गया है। तो शुरू करते हैं। देखिए, इस मुकदमे को समझने से पहले हमें उस व्यक्ति को समझना जरूरी है जिसने भारतीय न्यायपालिका को पर्यावरण के लिए सक्रिय कर दिया। MC मेहता भारत के सबसे प्रसिद्ध पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लॉयर, और मेहता सिर्फ एक वकील नहीं थे, वास्तव में वे खुद एक पर्यावरणीय आंदोलन थे। और उनकी सबसे बड़ी जो रणनीति थी, उसको भी ध्यान दीजिएगा, उनकी रणनीति थी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी कि PIL के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन लाना। उस समय जब वो अपने मुकदमे करते थे, उस समय न्यायपालिका का एक मूलभूत सिद्धांत, एक जड़त्व वाला सिद्धांत हुआ करता था, लोकस स्टेंडाई का। मतलब केवल विक्टिम ही, जो डायरेक्ट विक्टिम है वही केस कर सकता है, जो सीधे पीड़ित हो वही केस कर सकता है। और यहां पर मेहता जी ने इस सिद्धांत को चुनौती दी और उन्होंने कहा कि यदि एयर इज टॉक्सिक देन एवरी सिंगल सिटीजन इज अ विक्टिम। यदि हवा जहरीली है तो हर नागरिक पीड़ित है। और उनके इस तर्क ने भारतीय न्याय शास्त्र में एक नई क्रांति पैदा की। इनकी याचिकाओं ने कई ऐतिहासिक परिणाम और निर्णय दिलवाए, जैसे कि गंगा प्रदूषण नियंत्रण का निर्णय हो या ताज ट्रेपेजियम जोन का निर्णय हो। इसके साथ साथ दिल्ली वाहन प्रदूषण नियंत्रण संबंधी निर्णय हो या औद्योगिक दुर्घटनाओं में जिम्मेदारी के निर्णय हो। ये सभी निर्णय इनके परिणामों, इनके PILs के परिणाम थे। दरअसल भारत का आधुनिक पर्यावरणीय कानून काफी हद तक MC मेहता की PILs का ही परिणाम है। इसलिए यह व्यक्ति और यह मुकदमे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसको शुरुआत से ले चलूं तो 1985 का दौर याद कीजिएगा, 1985 का भारत याद कीजिएगा। तुरंत ही देश में अभी भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी 1984 में, जिसके सदमे से भारत उबर रहा था। औद्योगिक सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण लगभग नगण्य थे भारत में। दिल्ली तेजी से फैल रहा महानगर बन रहा था, लेकिन उद्योग यहां पर अनियंत्रित थे। पेट्रोल में लेड था, पर्यावरण नियंत्रण का कोई नामो निशान ही लगभग नहीं था। उसी समय MC मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की। यह याचिका थी प्रदूषण नियंत्रण के मांग को लेकर। जी नहीं, यह केवल प्रदूषण नियंत्रण की मांग नहीं थी, वास्तव में यह भारत के पूरे विकास मॉडल को चुनौती दे रही थी। यानी कि अब यहां पर समझिएगा इसने कैसे भारत के न्यायिक पूरे सिस्टम में एक नया इनोवेशन लाया इस याचिका में। अगर आप पारंपरिक तौर पर देखें तो क्या होता है, आप मुकदमा दायर करते हैं, पिटीशन होती है, फिर हियरिंग होती है, उसके बाद फाइनल जजमेंट आता है और केस क्लोज हो जाता है। लेकिन यहां पर एक नया जुडिशियल इनोवेशन हुआ इनके PIL से। पिटीशन डाली गई, हियरिंग हुई, इंटरिम ऑर्डर जारी किया गया, लेकिन क्लोजर नहीं हुआ। अब ये कॉन्टिन्यूअस मैंडेमस चल रहा है, हर बार हर नए चीजों के साथ, हर नई PIL के साथ उसके डिसीजंस को ऐड किया जाता जा रहा है। और यह असाधारण स्वरूप था जिसको कहा जाता है कॉन्टिन्यूअस मैंडेमस।
यह कंटिन्यूअस मैंडेमस जो है, वास्तव में अदालत इसमें अपना अंतिम फैसला सुना करके केस नहीं बंद कर रही है, बल्कि दशकों तक निगरानी कर रही है और समय समय पर आवश्यकता अनुसार आदेश जारी कर रही है। और यही हुआ, यह मुकदमा पिछले 40 वर्षों से लगातार चल रहा है। तो एमसी मेहता केस ने वास्तव में अगर हम देखें तो केवल आदेश नहीं जारी किए, उन्होंने भारत के पर्यावरणीय न्याय शास्त्र के दर्शन यानी कि फिलॉसफीज प्रोपोगेट की। इन्होंने 3 प्रमुख सिद्धांत भारतीय पर्यावरण के संदर्भ में, पर्यावरण संरक्षण के संबंध में प्रोपोगेट किए। पहला है एब्सोल्यूट लायबिलिटी का। ओलियम गैस रिसाव के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्टतः कहा कि यदि कोई उद्योग खतरनाक गतिविधि कर रहा है तो दुर्घटना में उसकी स्थिति, उसकी जिम्मेदारी पूर्ण होगी और निरपेक्ष होगी, यानी एब्सोल्यूट रिस्पॉन्सिबिलिटी उस इंडस्ट्री की होगी। और यह सिद्धांत दुनिया के कई विकसित देशों के सिद्धांतों से भी कहीं ज्यादा कठोर है। इसी प्रकार दूसरा प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल का सिद्धांत दिया गया और कहा गया, अदालत ने कहा कि विज्ञान के अंतिम प्रमाण का इंतजार नहीं किया जा सकता। यदि पर्यावरण को गंभीर नुकसान का खतरा है तो सरकार को पहले ही कार्यवाही करनी पड़ेगी, हम वैज्ञानिक परिणामों तक वेट नहीं कर सकते। और तीसरा पॉल्यूटर पेस का प्रिंसिपल है, पॉल्यूटर पेस प्रिंसिपल है। इसका मतलब जो प्रदूषण फैलाएगा उसे ही उसकी सफाई का खर्च देना पड़ेगा। ये तीनों सिद्धांत भारत के पर्यावरणीय कानूनों के मूल स्तंभ बन चुके हैं। 1998 में अगर आप देखें तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस होता है जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक आदेश पारित किए, दिल्ली के सार्वजनिक परिवहन को सीएनजी में बदलने का आदेश दिया। यह दुनिया का सबसे बड़ा क्लीन फ्यूल ट्रांसफॉर्मेशन था। यहां पर वर्ष 2002 से 2007 के बीच में अगर आप इसके परिणामों को देखें तो दिल्ली की एयर क्वालिटी इंडेक्स में इमेंस ट्रांसफॉर्मेशन होता है, बहुत बड़ा चेंज आता है, हवा सुधार बहुत बड़े पैमाने पर देखा जाता है। यद्यपि इस निर्णय की बड़ी आलोचना भी हुई क्योंकि इसको जुडिशियल एक्टिविज्म की डिबेट में भी देखा गया और यह माना गया कि क्या अदालत अब सीधे नीति निर्माण करने लगेगी, क्या अदालत अपनी न्यायिक सक्रियता की सीमा को पार कर रही है। और यह बहस इस मुद्दे पर आज भी जारी है। लेकिन यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी समझिएगा कि इतने सारे निर्णय आप देख रहे हैं, इतने सारे प्रयास देख रहे हैं, लेकिन सबसे कठिन प्रश्न यह है कि इतने सारे आदेशों के बावजूद भी दिल्ली आज भी प्रदूषित क्यों है। तो देखिए इसके कई सारे कारण हैं। पहला है कंप्लायंस गैप का। देखिए जुडिशियल ऑर्डर्स आते हैं लेकिन वे एडमिनिस्ट्रेटिव बॉटलनेक्स और डीप ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया में फंस कर रह जाते हैं, उन पर कोई कार्यवाही ही नहीं होती है। दूसरा, जो ज्योग्राफी के कारण नए रीजंस आ गए हैं, नए सोर्स आ गए हैं, जैसे कि बड़े पैमाने पर अगर आप देखिए रीजनल इश्यूज आए हैं, जैसे कि क्रॉप स्टबल बर्निंग के बड़े पैमाने पर मामले आते हैं, मास कंस्ट्रक्शन डस्ट आती है, और इसी तरीके से व्हीकल एक्सप्लोजन भी एक बड़ा मुद्दा है। दिल्ली एनसीआर में अगर आप देखें तो आज के समय में वाहनों की संख्या करोड़ों में पहुंच गई है और धीरे धीरे यह केस इन्हीं सब वजहों के कारण से बहुत विशाल होता जा रहा था और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा था। तो इसीलिए अगर आप पूछे तो कोर्ट ने इसको बंद क्यों किया, तो इसके लिए भी मैं आपको 3 प्रमुख कारण बताता हूं। पहला कारण यह है कि यह केस वास्तव में, आप एमसी मेहता केस जो पिछले 40 साल से चल रहा था उसमें समझिएगा, अब सबसे बड़ी चीज हो गई है, हमारे पास संस्थागत परिपक्वता आ गई है। हमारे पास एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट जैसे एक्सपर्ट संस्थान हैं। इसके साथ साथ पिछले 40 साल के अनुभव हमारी न्यायिक संरचना में काम आ रहे हैं और ये इतना ज्यादा लेथार्जिक और कॉम्प्लिकेटेड हो गया था कि इसको और कैरी करना मुश्किल हो रहा था। और इसीलिए कोर्ट ने क्या किया, इसीलिए कोर्ट ने रिबूट स्ट्रेटेजी अपनाया और न्यू सुओमोटो केस एक्सेप्ट किया और इसका नाम है री एयर पॉल्यूशन इन दिल्ली एनसीआर। इस तरीके से समझिए कि कोर्ट ने इस केस को खत्म करके पूरे सिस्टम को फिर से रीसेट किया है। अब आगे क्या होगा, आगे ऐसा होगा कि अब मुकदमे ज्यादा स्पेसिफिक होंगे और इसके साथ साथ सीएक्यूएम और एनजीटी की जिम्मेदारी बढ़ेगी और अदालत का फोकस मुख्य तौर पर क्या होगा, नीतिगत सुधारों पर होगा, संस्थागत जवाबदेही पर होगा, क्योंकि अदालत अब वास्तव में डायरेक्टली उन स्टैट्यूटरी बॉडीज से काम कराएगी, वह खुद सुपरवाइजर की तरह काम करेगी, एपेक्स सुपरवाइजर की तरह काम करेगी। तो एक तरीके से समझिएगा कि एमसी मेहता केस का बंद होना केवल
एक अंत नहीं है। वास्तव में यह एक ट्रांजिशन है, यह एक संक्रमण है। इस केस ने भारत को सिखाया कि एक नागरिक, एक वकील, एक याचिका किस तरीके से पूरे देश की नीति को बदलने का दम रखती है। अगले 40 साल की लड़ाई अब केवल अदालत में नहीं लड़ी जाएगी, बल्कि यह लड़ी जाएगी हमारी नीतियों में, हमारी तकनीकी में और हमारे सामूहिक संकल्प में। तो केस बंद हो गया है, लेकिन स्वच्छ हवा की लड़ाई अभी जारी है। मैं चाहूंगा कि आप अपने विचार भी कमेंट करके अवश्य बताइएगा, क्योंकि यह वास्तव में एक बहुत बड़ा सोच में, समाज में, न्यायिक सिद्धांतों में परिवर्तन है, जिसने MC मेहता केस के तौर पर हमें दिखाया है, हमें समझाया है, हमारी न्यायिक जागरूकता को बढ़ाया है। अगर आपके जानने में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस तरीके के मामलों में इंटरेस्टेड रहते हैं, तो उनसे ये वीडियो शेयर भी कीजिएगा और अपनी राय कमेंट करके अवश्य बताइएगा। मैं आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स बता देता हूँ। UPSC मेंटर पंकज सर, आप मुझे इंस्टा और टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो इसके थ्रू, और यहाँ पर आपको मेरे सारे वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ वे बच्चे जो UPSC की तैयारी कर रहे हैं, जिनका टारगेट 2027, 28, 29 है, और वे चाहते हैं कि हमारे साथ जुड़कर एक बेहतर तैयारी करें, और हमारे पास उनके लिए एक खास अनाउंसमेंट है। देखिए, इस बार हमारे यहाँ से 200 से ज़्यादा सिलेक्शंस हुए हैं और हम मना रहे हैं सफलता महोत्सव सेल। इस रिजल्ट्स को आप हमारे वीडियोस में लगातार देख भी रहे होंगे। अब महत्वपूर्ण यह है कि यहाँ पर सभी UPSC के कोर्सेज पर हम एक लिमिटेड पीरियड ऑफर दे रहे हैं, जिसमें 60% फीस में ऑफ दिया जा रहा है और हर कोर्स में डबल वैलिडिटी दी जा रही है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जा सकते हैं, ऐप या वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, और वहाँ जाकर पहले कोर्स को डिटेल में देखिए, ब्रोशर को पढ़िए, क्लासेस को देखिए, क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी उसको समझिए, और उसके बाद जल्द से जल्द इसे ज्वाइन कीजिए। ध्यान रखिएगा, ज्वाइन करने से पहले PK लाइव कोड लगाइएगा, क्योंकि इसी से आपको यह डिस्काउंट अप्लाई होगा। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।